सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक 11th क्लास ऑन लिटरेरी टर्म्स। ये मेरी 11वीं क्लास होगी लिटरेरी टर्म्स पर। और अभी तक मैंने एक टेस्ट कंडक्ट कराए हैं, लेकिन एक टेस्ट में इधर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल कंडक्ट लिटरेरी टर्म्स पर एक दूसरा टेस्ट मैं करा दूंगा। तो जितना टॉपिक अभी तक पढ़ाया गया है वो सारा चीजें मोस्ट प्रोबेबली दूसरे टेस्ट में कवर हो जाएगा। सो जस्ट शेयरिंग व्हाइट बोर्ड एंड टुडे व्हाट आई हैव, टुडे आई हैव, यू विल कम टू नो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उस वर्ड को मैं लेकर के बात करूंगा। मुझे याद है कि पहले की क्लास में मैंने आपसे जो बात किया था वो आपका एटमॉस्फियर था। एटमॉस्फियर के अलावा मैंने एम्बियंस को लेकर के मैंने बात किया था, आर्केइज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, एंटीथीसिस को मैंने लेकर के बात किया था, ऑथर को मैंने लेके बात किया था। बट टुडे आई विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का भी वो हिस्सा है, और वो क्या है? बैलेड। इट मीन्स दैट कि हमने ए सेक्शन को कवर कर लिया है और अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या आपका बैलेड है। बैलेड को लेकर के हम बात करेंगे। बैलेड, when I talk about ballad, already you know about ballad, but here I would like to write some important things, some important points. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है कि बैलड इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। पहला पॉइंट कि इट्स एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। नंबर टू, इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव it's a short narrative verse, it's a short narrative poem। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट पे ध्यान में रखना है कि बैलेड इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। दूसरा चीज, इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव पोयम। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, TYPES। इसके दो टाइप्स हैं। वो दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप पॉपुलर बैलेट, POPULAR, पॉपुलर बैलेट। पॉपुलर बैलेट को पॉप बैलेट या ट्रेडिशनल बैलेट भी कहा जाता है। पॉपुलर बैलेट और पॉप बैलेट, BALLAD, और ट्रेडिशनल बैलेट, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल बैलेट। So you find two or three important points: popular ballad, folk ballad, or traditional ballad. These are the two or three significant points which you have to keep in your mind: popular ballad, folk ballad, और ट्रेडिशनल बैलेड। नाउ जो दूसरा बैलेड है उसको क्या कहा जाता है? द सेकेंड बैलेड इज लिटरेरी बैलेड। द सेकेंड बैलेड इज, जो दूसरा टाइप होगा वो कौन सा होगा? जो दूसरा टाइप्स है दैट इज व्हाट? लिटरेरी बैलेड, LITERARY, लिटरेरी बैलेड, BALLAD, लिटरेरी बैलेड।
सो यू फाइंड दीज टू इम्पोर्टेंट थिंग कि फिर से मैं बता दूं, मैंने अभी तक जो बताया, बैलेड इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव, या इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स, या इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव पोयम। यह एक ऐसी कविता होती है जिसमें एक छोटी सी कहानी बताई जाती है। बैलेड दो तरह का होता है, एक आपका क्या होता है कि फॉक बैलेड, ट्रेडिशनल बैलेड या पॉपुलर बैलेड। दूसरा आपका क्या बताया गया है, लिटरेरी बैलेड। यहाँ पे मैं एक और चीज करके लिख रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ, NOTE, नोट। Another type of ballad is a broadside ballad. Another type of ballad is a broadside ballad. BROAD, broadside ballad. बैलेट का एक दूसरा टाइप है वो ब्रॉड साइड बैलेट। इट मीन्स दैट आपने बैलेट को लेकर के कितना पाया, ट्रेडिशनल बैलेट, नंबर 1 पॉइंट। ट्रेडिशनल बैलेट को हम क्या कहते हैं, पॉपुलर बैलेट भी कहते हैं, या उसी को फोक बैलेट भी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप है बैलेट का वो क्या है आपका, लिटरेरी बैलेट है, वो चीज होता है। सो यू फाइंड दिस। अब मैं अगर बात करूं कि आखिर पॉपुलर बैलेड या जो ट्रेडिशनल बैलेड है, जो फोक बैलेड है, उसका क्या डिफिनीशन है, तो अभी तक आपको पता चला बैलेड और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम जो बात करेंगे कि जितने भी टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या है और उनकी खासियत क्या है। तो उसी टाइप्स में एक सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज अ पॉपुलर बैलेड, POPULAR। पॉपुलर बैलेड मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉपुलर बैलेड को फोक बैलेड या आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल बैलेड। सबसे पहला चीज की जो ये बैलेड होता है वो क्या होता है, इट्स अ सॉन्ग। पॉपुलर बैलेड या जो मेडिवल एज में जो आपका ट्रेडिशनल बैलेड आया था, यह क्या है, इट्स अ सॉन्ग। इट्स अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली। It's a song transmitted orally which tells a story, which tells a story. Number 1 point. Number 2 point. Number 2 point. It's the narrative species. It's the narrative species. SPECIES. It's the narrative species of folk songs. Of folk songs. Of folk songs. ऑफ फोक सॉन्ग्स। देन यहाँ पे लगाने की डॉट कोई जरूरत नहीं, बल्कि डॉट की जगह हम लोग कामा करके करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि विच ओरिजिनेट एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली। विच ओरिजिनेट, ORIGINAT, विच ओरिजिनेट एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली। UNICATED, communicated orally. Orally among illiterate or only partly literate people. AMONG, among illiterate
ILLITERATE, और partly literate people, LITERATE, literate people. So this is the point. Next point, it was the second point. Now the third point. In the initial version of a ballad, INITI, the initial version of a ballad was composed by a single author, by a single author, by a single author, but he or she is unknown. UNANOWN, but he or she is unknown. Next point, that is the, I think, fourth point. Typically, the popular ballad is dramatic. The popular ballad, BALLAD, is dramatic, condensed and impersonal, condensed and impersonal. I will explain each and every point. First, you have to note down. Next point, ये तो इतना किसका रहा, वो आपका जो बैलड है, पर्सनल बैलड, उसका अपना डिफिनीशन को लेकर के था। उसमें नैरेटर होगा, जो कहानी सुनाएगा, वो कहानी उससे संबंधित नहीं होगी, वह जो है उसमें ये सब चीजें रहती हैं। फिर आप ये चौथा पॉइंट था, आई थिंक कि चौथे के बाद एक और पांचवा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो भी पॉपुलर बैलड होता है, द नैरेटर बिगिंस, NARRATOR, द नैरेटर, नैरेटर मीन्स कहानी बताने वाला, बिगिंस, BEGINS, begins with the climatic episode, with the climatic episode tells the story tersely, tells the story tersely, 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 in action and dialogue, in
action, ACTION, in action and dialogue. And dialogue, and tells it and tells it without self-reference, without self-reference, are the expression of personal attitude, or the expression of personal attitudes, attitudes or feelings. सो अभी तक हमने जो कवर किया, बैलेट क्या है, बैलेट के टाइप्स क्या हैं, और उसमें एक पॉपुलर बैलेट को लेकर के हमने बात किया। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि जो बैलेट है उसका एक सेट स्टैंजा फॉर्म होता है, और उस स्टैंजा फॉर्म को क्या कहा जाता है, बैलेट स्टैंजा। तो अब दूसरा सेक्शन में कवर कर रहा हूं, वो आपका क्या है, बैलेट स्टैंजा, STANZA, बैलेट स्टैंजा। ये दूसरा जो बैलेट स्टैंजा है, या जो कॉमन स्टैंजा फॉर्म बैलेट स्टैंजा का है, वह क्या है, क्वाट्रेन। सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, द कॉमन स्टैंजा फॉर्म, द कॉमन स्टैंजा फॉर्म is the common stanza form is a quatrain, is a quatrain. In alternate, in alternate 4 and 3 stress lines, 4 and 3 stress lines, 4 and 3 stress lines. Usually only the second and fourth lines rhyme. Usually only the second and fourth lines rhyme. Fourth lines rhyme. This is the form of, this is the form of Sir Patrick Spence. Sir Patrick Spence. Patrick. Spence, Spens. Sir Patrick Spence. जो फर्स्ट स्टैंजा था, द फर्स्ट स्टैंजा आल्सो, उसमें ये देखा जाता है कि एब्रप्ट स्टार्टिंग या एब्रप्ट ओपनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट करके, एब्रप्ट ओपनिंग। एब्रप्ट ओपनिंग का मतलब होता है सडन ओपनिंग, सडन स्टार्टिंग, एब्रप्ट ओपनिंग, ये भी एक खासियत है।
एब्रप्ट ओपनिंग। थर्ड पर्सन नरेटर, जो नरेटर कहानी बताने वाला होगा वो फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, बल्कि थर्ड पर्सन नरेटर। थर्ड पर्सन नरेटर, थर्ड पर्सन नरेटर होगा। इसके अलावा बैलेड में एक और चीज देखा जाता है, स्टॉक डिस्क्रिप्टिंग फ्रेजेस। ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा बिल्कुल लर्न करने। स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, PHRASES। स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस एक ऐसा फ्रेज होता है जिसका यूज करने से, मतलब एक आप कह सकते हैं जस्ट लाइक क्रिएट गॉस्टली एटमॉस्फियर, डरावना माहौल, खास करके ला मेरी डेम सांसवर्सी में इस तरह का था। जैसे एक वर्ड यूज किया गया है कि ब्लड रेड वाइन, मिल्क वाइट स्टील। तो ये सब स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस है। एक और बैलेट में खासियत होती है रिफ्रेन। एक और खासियत है इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। इंक्री MENTA, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, REPETITION, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। तो अभी तक तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो बैलेड है आपका, शुरू में जो पॉपुलर बैलेड है वो क्या है, बैलेड स्टैंजा क्या है, बैलेड की खासियत क्या है। अब दो पॉइंट और बचा रह गया जो डिस्कस करना है। ब्रॉड साइड बैलेट क्या होता है और लिटरेरी बैलेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो किसको लेके बात करेंगे, ब्रॉड साइड बैलेट, BROAD, ब्रॉड साइड बैलेट। हियर यू फाइंड कि जो ब्रॉड साइड बैलेट है इज अ बैलेट दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड। ब्रॉड साइड बैलेट में it was printed, PRINTED, printed on one side. It was printed on one side of a single sheet, of a single sheet. It was printed on one side of a single sheet. Dealt with a current event or person. Dealt, DEALT, DEALT होना चाहिए, H नहीं रहेगा। Dealt with a current event or person. Dealt with a current event or person or issue or issue, and was sung to a well-known tune, and was sung to a well-known tune, TUNE. It started in 16th century. In 16th century,
It started in 16th century. In the streets are at country fairs in Great Britain. In the streets STREETS, in the streets or at country fairs in Great Britain. In Great Britain, TAIN. Now the last point is और होगा भी डिस्कशन का, लेकिन जो और लास्ट पॉइंट है वो आपका लिटरेरी बैलेट, LITERARY, लिटरेरी बैलेट. When I talk about literary ballad, remember that कि इसका जो सबसे पॉपुलर डिफिनेशन है, अ नैरेटिव पोयम, written in deliberate imitation of the form, DELIBERATE, deliberate imitation of the form, IMITATION, imitation of the form, language and spirit, language and सर थोड़ा स्लाइड पीछे कर दीजिएगा प्लीज. बस 1 minute, language and the spirit of the traditional ballad, TRADITION, traditional ballad. So you find this thing. मैडम ने कहा कि स्लाइड एक पीछे कर दी, ये है मैडम, अ नैरेटिव पोयम written in deliberate imitation of the form, language and spirit of the traditional ballad. इसका मैं एक एग्जांपल और अभी एग्जांपल नोट कराना, लेकिन मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे कर दे रहा हूँ. EG में ईट्स ला बेली डेम साइंस मर्सी, ला बेली डेम साइंस मर्सी, ये लिटरेरी बैलेट का एग्जांपल है. और दूसरा अगर मैं बात करूं, पॉलरिस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट मैरिनर, MARINER. यू फाइंड दिस थिंग. अब मैंने लगभग मोस्ट प्रोबेबली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए. मैं फर्स्ट स्लाइड से चल रहा हूँ कि व्हाट डिड आई टेल यू, और बैलेट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आपका मिस नहीं होगा. यू विल बी एबल टू गिव योर आंसर बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड MH एब्राम्स. कुछ उसका एग्जाम्पल अभी और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैलेट रहे हैं. बट लेट मी गो विद द फर्स्ट स्लाइड. आज का हमारा जो टॉपिक है बैलेट, अभी तक तो मैंने केवल आपको ओरल और रिटन फॉर्म में मैंने लिखवाया. अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हमें पता है कि जब हम लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं तो लिटरेरी टर्म्स में टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोज, सारी चीजें आती है. जैसे अगर अभी इसके पहले मैंने बात किया था, एक्शन था, सीन था, तो वो ड्रामा से रिलेटेड था. थिएटर ऑफ एब्जर्ड ड्रामा से रिलेटेड था. और उसके अलावा अगर आपको याद होगा
हम लोगों ने प्रोजिनम आर्च को लेकर के बात किया था, वो भी था। एलियनेशन इफेक्ट को ड्रामा से लेकर के बात किए थे। एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट बर्टोल्ड ब्रेcht ने दिया हुआ। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। आज एक ऐसा टर्म आया है जो कि पोइट्री से डायरेक्ट रिलेटेड है। इवन पोइट्री से रिलेटेड एजोनेंस, कांजोनेंस और आप कह सकते हैं कि एलिट्रेशन, उस पर भी हम लोगों ने बात किया था। फिगर्स ऑफ स्पीच में एंटीथेसिस को लेके बात किया गया था। बट जब आप लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब कि लिटरेरी टर्म में केवल आप टर्म ही नहीं पढ़ रहे हैं। लिटरेरी टर्म में आप जो है लिटरेचर से जुड़ा हुआ सारा चीजें, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी उसी में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी उसी में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ प्रोज भी पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल भी पढ़ेंगे, क्योंकि टर्म इन्हीं सबसे ही रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया एक एक पॉइंट, ताकि मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। चूंकि मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपने बच्चों को दिया था, जो मेरा बैच था, उसमें लिटरेरी टर्म थोड़ा सा आ, बात हुई थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, उसी पैटर्न पे डिस्कस किया गया था। लेकिन इस बार हमने प्रॉमिस किया था कि कोई भी बैच जो मैं शुरू करूंगा, सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स को और उस पर बहुत डिटेल में मैं जाके बात करूंगा, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। सो टुडे वी हैव व्हाट, टुडे वी हैव बैलेट। और आपको मैंने पहले बताया कि बैलेट जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या है, वह फॉर्म ऑफ पोइट्री जिसमें राइटर की पर्सनालिटी नहीं नजर आती है। इसका मतलब कि राइटर खुद स्पीकर के रूप में नहीं होता है, या उसमें आई का, वी का, इस तरह के कैरेक्टर का यूज नहीं किया जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की मौजूदगी नहीं होती है। इस तरह के पोयम को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में जो भी बात कही जाती है वो थर्ड पर्सन नरेटर होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ही का यूज किया जाएगा, शी का यूज किया जाएगा, दे का यूज किया जाएगा। मतलब कि रीडर और राइटर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, रीडर और राइटर के बीच में कोई तीसरा पर्सन काम करेगा। जैसे आप कोई भी पोयम ले लीजिए, माई लास्ट डचेज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। माई लास्ट डचेज में जितनी भी बातें रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं वो ड्यूक के माध्यम से कहते हैं। तो ड्यूक क्या है, थर्ड पर्सन नरेटर है। ला बिली डेम सेंस मर्सी आपका बैलड है, यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। ला बिली डेम सेंस मर्सी में जितनी भी बातें कीट्स ने कहा है नाइट के माध्यम से कहा, वो थर्ड पर्सन नरेटर है। एपिक आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। जो आपका पैराडाइज लास्ट है, उसमें जितनी भी बातें बताई जाती है वो सेटन के माउथ से, एडम के माउथ से, ईव के माउथ से, या उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते समय किया जाता है। मिल्टन डायरेक्ट कोई बात खुद नहीं कहते हैं। तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में यू डोंट फाइंड कि द राइटर डायरेक्टली एड्रेसेस द रीडर। राइटर डायरेक्टली रीडर को एड्रेस नहीं करता, बल्कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन को इन्वेंट करता, उसके माध्यम से अपनी बात को रखता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? आप क्विक रिस्पांस दीजिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओनली वन पीपल, जिसको नहीं क्लियर है वो बताए। क्लियर है, क्या ठीक है? क्लियर है, क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव पोयम। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बैलड में क्या होगा, बैलड जो भी होता है पोयम की शक्ल में आता है। पोयम किसको कहा जाता है, जो वर्स फॉर्म में लिखा होता है, जिसमें मीटर का यूज किया जाता है, उसी को पोयम कहा जाता है। सबको पोयम नहीं कहा जाता। पोयम इज अ डिकोरेटिव पीस ऑफ लिटरेचर। इट्स एन आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ लिटरेचर इन विच देर इज द यूज ऑफ मीटर, और जिसमें मीटर का यूज होता है, वर्स का यूज होता है। पोयम की कविता की लाइन को वर्स कहा जाता है, ना कि उसको लाइन्स कहा जाता है। दूसरा चीज ये कहा गया कि बैलड जो है पोयम की शक्ल में होता है, साथ ही साथ उसमें शार्ट होता है। वह क्या होता है, छोटी होती बैलड, और उसमें नैरेटिव होती है। शार्ट नैरेटिव का मतलब एक छोटी कहानी बताई जाती है। कोई भी अगर आप बैलड उठा के देखेंगे, आपने एक ही पढ़ा, मैं उसी का एग्जांपल दूंगा, ला बिली डेम सांस मर्सी। उसमें स्टोरी है कि नाइट का अफेयर किससे, जो है एक फेरी से, उसकी इंटरमीडिएट में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव पोयम। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर।
नाउ इट हैज टू टाइप्स। अब ये बताया जा रहा है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक आपका क्या होता है, पॉपुलर बैलड होता है, उसी पॉपुलर बैलड को फोक बैलड कहा जाता है या ट्रेडिशनल बैलड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो आपका टाइप्स है बैलड के दो है। पहला टाइप पॉपुलर बैलड है, ये आपका कौन सा टाइप है, पहला वाला है, पहला पॉपुलर बैलड। तो ये जो पॉपुलर बैलड है या इसी का दूसरा नाम फोक बैलड है या इसी का तीसरा नाम ट्रेडिशनल बैलड है, ये तीनों एक ही चीज है। क्या खासियत है अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसका नाम पॉपुलर बैलड क्यों पड़ा, क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज्यादा पहले यही फॉर्म ऑफ बैलड का पॉपुलर था, इसलिए इसको पॉपुलर बैलड कहा गया। फॉक बैलड क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जितनी भी कहानी इसमें बताई गई है, जो इसके गाने वाले थे, जो भी इसके बजाने वाले थे, जो भी इसको कंपोज करने वाले थे, वो वहां की जो मिट्टी है जहां से वो रिलेटेड होते थे, जहां से वो संबंधित होते थे, जहां से वो बिलोंग करते थे, वो अपनी मिट्टी की, अपनी कल्चर की चीजों को लेकर के उससे गाना तैयार करते थे। जैसे नेहा सिंह राठौर है, अगर वो अवधि में गीत गा रही है कि यूपी में काबा, तो अगर ये चीजें वो क्वेश्चन पूछ रही है, तो नेहा सिंह राठौर का ये जो गाना है ये फॉक सॉन्ग है। क्यों, क्योंकि वो अवध प्रांत से बिलोंग कर रही है या पूर्वांचल के एरिया से बिलोंग कर रही है, और वहां के ये लोक गीत है। कजरी हुआ, आल्हा हुआ, बैलट को हिंदी में आल्हा कहा जाता है। आल्हा का ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया में, बुंदेलखंड का एरिया जो है वो आल्हा के लिए बहुत फेमस रहा है। पूर्वांचल आपका कजरी के लिए, बिरहा के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। तो नेहा सिंह राठौर जो गा रही है वो अवधि में गा रही है, और उन्होंने अवधि को एक नई दिशा दी है। क्योंकि जिस आपका फूहड़पन आपका मूवीज में नजर आता था, जो अवधि भाषा की मूवीज होती थी, उससे हटा के उन्होंने एक व्यंग की शक्ल दिया। तो ऐसे ही जब पहले शुरू में बैलड आया था, तो बैलड जो होता था वह ओरल फॉर्म में होता था। जो उसमें सब्जेक्ट मैटर लिया जाता था, कैरेक्टर लिया जाता था, वह क्या होता था, आपका लोकल चीजें आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो अपना कल्चर है, जो वहाँ की चीजें हैं, जो वहाँ की परंपराएं हैं, उनको लेकर के, जिसको हम लोकगीत कहते हैं, उसके आधार पर वो किया जाता था। इसीलिए इसको फोक बैलड कहा गया। ट्रेडिशनल बैलड क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि बहुत सारी पारंपरिक चीजों को लेकर के कंपोज किया गया। बहुत सारी जो पारंपरिक पैटर्न थे, कुछ चीजें इसमें लिरिक को लेकर के, या कुछ ओरल फॉर्म में जो कहानियां पहले लोगों के द्वारा बताई जाती थी, उन सब चीजों को लेकर लिया गया। तो ये वहाँ की मिट्टी, वहाँ का आपका कह सकते हैं कि फोक सॉन्ग, फोक कल्चर, ट्रेडिशन से जुड़ा था, इसीलिए इसका तीन नाम रखा गया, पॉपुलर बैलड, फोक बैलड या ट्रेडिशनल बैलड। नेक्स्ट जो बैलड का टाइप है वो क्या है, लिटरेरी बैलड है। लिटरेरी बैलड को लिटरेरी बैलड क्यों कहा गया, जो फोक बैलड है, जो ट्रेडिशनल बैलड है, उसका जो भी पैटर्न था, उसी पैटर्न को राइटर के द्वारा खुद से इन्वेंट किया गया, उसको डेलिब्रेट इमिटेट किया गया। इमिटेट मतलब उसकी नकल की गई, उसी पैटर्न को आदर्श माना गया, और बाद में जो है उसी पैटर्न को एक साहित्यिक रूप दिया गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लिटरेरी बैलड कहा जाता है। फिर है अनदर टाइप ऑफ बैलड, जो बैलड का एक दूसरा रूप है। अनदर टाइप ऑफ बैलड, बैलड का एक दूसरा रूप है, वो क्या है, ब्रॉड साइड बैलड। ब्रॉड साइड बैलड, अभी ये भी बताएंगे कि ब्रॉड साइड बैलड क्या है, अभी आपको डिफिनीशन ये भी बताएंगे कि लिटरेरी बैलड क्या है। उसके पहले जो आपको बताया गया पॉपुलर बैलड, फोक बैलड और ट्रेडिशनल बैलड बताया गया। नाउ यहाँ पर अब आप देखते हैं कि पॉपुलर बैलड की डिफिनीशन बताई जा रही है, उसकी खासियत बताई जा रही है। पॉपुलर बैलड क्या है, इट्स अ सॉन्ग, या एक गीत है, ट्रांसमिटेड ओरली, जिसको मौखिक रूप से क्या किया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो यह जो गीत होता था, जो पॉपुलर बैलड की शक्ल में होता था, जो फोक बैलड की शक्ल में होता था, जो आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल बैलड की शक्ल में होता था, उस गीत का जो स्वरूप होता था वह ओरल होता था, मौखिक रूप से होता था, और उसको ट्रांसमिट किया जाता था। जैसे ट्रांसमिट का मतलब होता है संदेश भेजना, तो उसको एक आदमी लर्न कर लेता था, दूसरे को रटा दिया जाता था। मतलब कि वही फोक बैलड, वही ट्रेडिशनल बैलड जो ओरल फॉर्म में होता था, उसको एक जनरेशन रट करके अपनी आने वाली जनरेशन को सिखा देती थी, रटा देती थी। उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं होता था।
अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि किस बैलेट का रिटन फॉर्म नहीं होता था या कौन सा बैलेट रिटन फॉर्म में नहीं होता था बल्कि ओरल फॉर्म में होता था, तो वह कौन सा था? पॉपुलर बैलेट, फोक बैलेट या ट्रेडिशनल बैलेट। ये जो ट्रेडिशनल बैलेट, पॉपुलर बैलेट, फोक बैलेट होता था, जो ट्रांसमिट किया जाता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसमें विच टेल्स अ स्टोरी, और इसमें एक कहानी बताई जाती थी। एक खासियत इसकी ये। दूसरी खासियत सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। और किसी को भी नहीं आ रही है या सिर्फ मुझे नहीं आ रही? सर ने फोन रिसीव किया था, तो फोन आ रहा था। आवाज सर ओके नहीं ओके। आ रही है। हेलो जी सर। यस सर, अब आ रही है। तो यू फाइंड कि मैंने जो दूसरा बात बताया वो क्या है? इट्स द नैरेटिव। जो ओरल बैलेट है, जो ट्रेडिशनल बैलेट है, जो पॉपुलर बैलेट है, वह एक तो ओरल फॉर्म में होता था, उसमें एक कहानी सुनाई जाती थी, कहानी बताई जाती थी, और वही जो कहानी होती थी पोयम की शक्ल में उस कहानी को बताया जाता था, और एक जनरेशन उसको रट लेता था, दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट कर देता था, उसको जो है रटा देता था, उसको भेज देता था, उसको बता देता था, समझा देता था। इट्स द नैरेटिव, यह एक ऐसी कहानी होती है, इट्स द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग। अगर कभी भी ये आता है कि बैलेड जो है, चाहे वह पॉपुलर बैलेड शब्द है या बैलेड, ये किस सांग का एग्जाम्पल है, किस सांग की प्रजाति का है, या किस सांग की उत्पत्ति का है, तो आपको जो वहां टिक करना है क्वेश्चन, वह कौन सा क्वेश्चन है? फोक सॉन्ग। वह जो लोकल सॉन्ग होता है। बैलेड हमेशा ध्यान में रखना है कि बैलेड हॉलीवुड की देन नहीं है। बैलेड जो है, आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की देन नहीं है। बैलेड आप कह सकते हैं उसके नीचे का जो क्षेत्रीय स्तर पे जो मूवीज बनती है वहां का जो वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं, बैलेड लिरिक की देन नहीं है। लिरिक से बैलेड नहीं आया, सॉनेट से बैलेड नहीं आया, कोड से बैलेड नहीं आया। बैलेड जो आया हुआ है फोक सॉन्ग से आया हुआ। वह फोक सॉन्ग चाहे लिरिक की शक्ल में होगा, वह फोक सॉन्ग चाहे ओड की शक्ल में होगा, वह फोक सॉन्ग चाहे जिसकी शक्ल में होगा, जिसको हम हिंदी में लोकगीत कहते हैं। और वो लोकगीत मैंने आपको बताया, अगर अपनी हम भाषा में बात करें, कजरी, बिरहा या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, पश्चिमी यूपी में भी अपना कुछ ना कुछ चीजें होगा, वहां का कल्चर होगा, जिसे आप फोक सॉन्ग के रूप में कह सकते हैं। तो उससे रिलेटेड रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं बहुत ठहर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बैलेड जो स्पीसीज है, किस सॉन्ग का स्पीसीज है? वो फोक सॉन्ग का स्पीसीज है। विच ओरिजिनेट एंड कम्युनिकेटेड, जो कि जिसका ओरिजिन हुआ और जिसको कम्युनिकेट किया गया ओरली। कैसे कम्युनिकेट किया गया? ओरली। तो ओरली उसको कम्युनिकेट किया गया था एमंग इलिटरेट। ये भी एक क्वेश्चन आएगा। आर पार्टली लिटरेट, पहले जमाने के जो लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको लिखने का तरीका नहीं था, बोलने का सलीका था। ऐसा नहीं था कि अगर वो लिख नहीं पाते थे तो गाना नहीं गाते थे, अपनी धुन में वो गाना भी गाते थे, अपनी धुन में वो कविताएं कंपोज करते थे, लेकिन वो कविताएं लिखित रूप में नहीं होती थी। सब कुछ पहले जबानी चलता, रिटन फॉर्म में नहीं होता था। तो ये जो बैलेड है, या उन लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ था जो इलिटरेट थे या पार्टली लिटरेट थे, और वो लोग अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी मिट्टी का जो उनका संगीत था, अपनी मिट्टी का जो अपने एरिया का उनका कल्चर था, उसमें से चीजों को लेकर के उन्होंने जिस तरह के गीत को सीखा, ओरली उसको लिया, उस तरह के गीत जो है फोक सॉन्ग्स कहे गए। और उन्हीं में से जो उत्पत्ति हुई, किसकी हुई है? बैलेड की हुई है। तो ये जो पॉपुलर हुआ था या जो ट्रांसमिट किया गया था, या किसके बीच में ट्रांसमिट किया गया था? लिटरेट, पार्टली सॉरी इलिटरेट और पार्टली लिटरेट पीपल के बीच में। नेक्स्ट है कि द इनिशियल वर्जन ऑफ अ बैलेड। जब बैलेड शुरुआती दौर में आया था, इनिशियल जो उसका वर्जन था ऑफ बैलेड was composed by a single author।
शुरू में जब बैलेट को कंपोज किया जाने लगा तो उसके कंपोजिंग में एक आदमी का योगदान रहता था। ऐसा नहीं कि पूरी टीम मिल करके काम करती थी, नहीं। द इनिशियल वर्जन ऑफ अ बैलेट वाज कंपोज्ड बाय अ सिंगल ऑथर। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आपको याद होगा कि पहले जो हमारे गांव थे, उन गांव में अगर आप देखेंगे तो लोग भिक्षा मांगने जब आते थे तो एक उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसको मुझे याद है कि लोग तुरही कहते थे। समटाइम तो बांसुरी की शक्ल में होता था और समटाइम तो जैसे गिटार जैसा होता था, उसको लेकर के, और वो एक बहुत अच्छी धुन में गाते थे। थोड़ा सा मैले कुचैले कपड़े पहने रहते थे, लोग उनको भिक्षा देते थे, वो गा गा करके मांगते थे। तो ये जो गाते थे वो लता मंगेशकर के गीत नहीं गाते थे, उनका शानू निगम या सोनू निगम क्या नाम, उनका गीत नहीं गाते थे। रफी के गीत उन्होंने कभी नहीं सुनाया। उनके द्वारा खुद का क्रिएट गीत होता था, चाहे वो देवी देवता पर गाते रहे हों, उनके नाम पे मांगते रहे हों, या वहाँ की लोकल सॉन्ग को लेकर के वहाँ की कोई स्टोरीज था उसको लेकर के गाते रहे हों, करते रहे हों। लेकिन मैंने मैंने देखा है उस समय को कि वो लोग आते थे मांग। अब ये कल्चर तो खत्म हो गया। अब तो जो भिक्षा है उसकी मांगने की शैली भी बदल गई। अब तो लोग ऑनलाइन मांगने लगे हैं कि इतना दीजिए, और हमसे और आपसे ज्यादा तो जो पॉलिटिशियन है वो मांग रहे हैं। मतलब एक कल्चर डेवलप हो गया। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद होगा एक और चीज की, पहले जो है बंदर वाले भालू वाले आते थे, और बंदर और भालू वाला जो होता था वो आपको मनोरंजन का साधन वही था गांव में। या गांव में जो छोटा सा मेला लगता था, उस मेले में भी जो है क्या होता था, जरूरी नहीं होता था कि फिल्मी मूवीज के सॉन्ग बनते। जब से टेप रिकॉर्डर आया था और तमाम चीजें आई थी तब तो ये सब चीजें हुई थी, वरना उस समय भी गांव में जो है कुश्ती होती थी, गांव में पहलवानी होती थी, गांव में तमाम चीजें होती थी। ये सब फोक सॉन्ग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको याद होगा कि सावन में जब धान की फसल की रोपाई होती थी तो जो मजदूर होती थी महिलाएं, वो ग्रुप में धान की रोपाई करती थी और वो गीत गाती थी जिसको हम लोग कजरी कहते थे। या सावन में जब झूला वगैरह पड़ जाता था तो झूले पर भी जो है लोकल लोग जो है जब झूले को झूलते थे तो वो भी फोक सॉन्ग गाते थे। ये जितने भी कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी ये चीजें जिया होगा या आपने भी ये चीजें किया होगा अपनी लाइफ में, हो सकता है। या जो बड़े शहरों में रहे हो, वो जिनका जुड़ाव गांव से नहीं हुआ वो हो सकता है ये चीज ना जानते, लेकिन ऐसा गांव में रहता है। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि हमारी जनरेशन का कुछ समय गांव में होना चाहिए, या जो है अगर पहली बार जो आदमी सरकारी नौकरी में होता है कम से कम उसको 5 साल गांव में भेजना चाहिए और वहां वो अपनी सर्विस दे, फिर उसका ट्रांसफर करना चाहिए। इस तरह की चीजें बनाई जा रही है। तो तभी वो जान पाएगा रियल भारत। जो हम रियल भारत बॉम्बे में बात करते हैं या स्टार्स की बात करते हैं, रील स्टार्स की, दे आर नॉट रियल इंडिया। द रियल इंडिया इज लाइज इन आवर विलेजेस। गांधी भी इस चीज को जोड़ते थे, उन्होंने हिंद स्वराज में इसका जिक्र किया हुआ है। सो यू फाइंड कि जो शुरू में आया था, इनिशियल वर्जन ऑफ अ बैलेड वाज कंपोज्ड बाय अ सिंगल ऑथर। उसका जो कंपोजिंग करने वाले होते थे सिंगल ऑथर थे, बट ही आर शी, जो भी उसके कंपोज करने वाले होते थे, चाहे वो मेल रहा हो या पुरुष रहा हो, वो अननोन होता था। एक चीज ध्यान में रखिएगा, बैलेड जो भी कंपोज करता था वह सिंगल आथर होता था, लेकिन उसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, कोई क्रेडिट उसको नहीं दिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता था। जब तक कोई डॉक्यूमेंट्स रिटेन नहीं होता है तब तक आप उसको क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। अगर लिखने वाला मर गया तो उसके साथ इस बैलेट को या इस गीत को किसने कंपोज किया वो भी जो है क्या चले जाते हैं, उसको कोई आदमी जो है वो नहीं कर सकता है। So you find this particular thing here, you find, but he or she is unknown. नेक्स्ट पॉइंट यू सी की टिपिकली द पॉपुलर बैलड, जो पॉपुलर बैलड था, टिपिकली अगर आप देखेंगे द पॉपुलर बैलड, जो पॉपुलर बैलड है इज ड्रामेटिक। जो ये पॉपुलर बैलड होता था वह ड्रामेटिक होता था। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामेटिक? अगर कोई आपसे पूछे कि ड्रामेटिक क्या है
तो ड्रामेटिक से क्या मतलब है? ड्रामेटिक वो होता है जिसमें चीजों को एक डायलॉग की शक्ल में होता है और उसमें ऐसा लगता है एक्शन दिखाया जाता है। ड्रामा का मतलब ही एक्शन और डायलॉग, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जो आपका बैलड होता था पॉपुलर या फॉक बैलड या ड्रामेटिक होता था और कंडेंस होता था। कंडेंस का मतलब ये होता है कि छोटा होता था लेकिन बहुत कुछ मीनिंग दे करके जाता था। कंडेंसिव, छोटा होगा लेकिन बहुत कुछ कह के जाएगा। और इम्पर्सनल होगा। तीन चीजें होती, ड्रामेटिक होगा, कंडेंस होगा और इम्पर्सनल होगा। ड्रामेटिक नंबर 1, कंडेंस नंबर 2 और इम्पर्सनल नंबर 3। डिड यू गेट इट? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो था शुरू में इसके इसका जो राइटर होता था उसका नाम कभी आपको पता नहीं हो सकता। यह जो पॉपुलर बैलड होता था, ड्रामेटिक होता था, कंडेंस्ड होता था, इम्पर्सनल होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि द नरेटर बिगिंस विद द क्लाइमेटिक एपिसोड। इसमें जो नरेटर होता था इसकी शुरुआत, जो भी मतलब ये अमूमन पॉपुलर बैलड फॉक बैलड की जो शुरुआत होती है वह एक क्लाइमेटिक एपिसोड। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्लाइमेटिक एपिसोड क्या है? क्लाइमेटिक एपिसोड वह एपिसोड होता है जब कहानी एकदम से अपने उरूज पर पहुंच जाए, अपने सबाब पर पहुंच जाए, अपने जो है क्लाइमैक्स पर पहुंच जाए, तो उसको क्लाइमेटिक एपिसोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज क्लाइमेटिक एपिसोड। किसके नाम से जाना जाता है? क्लाइमेटिक एपिसोड के नाम से जाना जाता है। इट बिगिंस विद द क्लाइमेटिक एपिसोड। इतना कंफर्म है? जैसे अगर आपको याद होगा ला बिली डेम सेंस मर्सी में शुरू में यही दिखाया जाता है कि एक नाइट को एक फेरी ने धोखा दिया, उसकी बिलव ने धोखा दिया। शुरू में नहीं बताया जाता कि वह जो है उससे मिला, ये सब कहानी बीच में बताई जाती है। क्लाइमेटिक एपिसोड पहले आ जाता है कि प्यार में धोखा मिला। प्यार में धोखा किससे मिला, कहाँ मिला, कब मिला, कैसे मिला, ये सारी कहानी पहले स्टैंजा के बाद शुरू होती है। तो ये जो चित्रण होता है, ये जो प्रेजेंटेशन होता है, इसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेटिक एपिसोड। टेल्स द स्टोरी टर्सली, और जो भी कहानी उसमें बताई जाती है वह टर्सली होती है, संक्षिप्त में होती है। टर्स का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट वे में, संक्षिप्त वे में, सॉरी संक्षिप्त वे में, इनडायरेक्ट वे में। और उसमें जो कहानी होगी वह कुछ एक्शन के रूप में होगा और ऐसा लगेगा डायलॉग। एक्शन और डायलॉग कैसे नजर आता है? डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के बीच बातचीत होती है। कैसे बातचीत आपको पता चलता है? When you read the poem La Billy Dame Sans Mercy, तो एक क्वेश्चन आता, ओ नाइट व्हाट एन एल बी, वो नाइट तुम्हारे दुख का कारण क्या है? इसका मतलब कोई आदमी पूछ रहा है, किससे पूछा है? उस नाइट से पूछ रहा है तुम्हारे दुख का कारण क्या है। उसमें जो भी कहानी बताई गई है उसमें क्लाइमेटिक एपिसोड भी है जो मैंने यहाँ जिक्र किया, उसमें टर्सली प्रेजेंटेशन भी है, उसमें एक्शन भी है और उसमें डायलॉग। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। एंड टेल्स इट विदाउट सेल्फ रेफरेंस, और जो भी कहानी बताई जाती है बगैर सेल्फ रेफरेंस के होगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें राइटर की मौजूदगी है। पूरी पोयम ला बिली डेम सांस मर्सी आप पढ़ लेंगे, जॉन कीट्स की मौजूदगी का एहसास नहीं होगा। आपको ये पता चलेगा कि ये घटना नाइट और फेरी के बीच की है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में आपको पता चलेगा कि शायद ऐसा जो है जॉन कीट्स की लाइफ में घटित हुआ था। क्यों? चूंकि उनकी लाइफ में मिस पैनी ब्राउन अ ब्यूटीफुल लेडी केम इन हर लाइफ, एंड शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज प्रेजेंटिंग his own situation, his own love affair with the help of a knight and fairy। तो वहां पे जो होगा विदाउट सेल्फ रेफरेंस। सेल्फ रेफरेंस तो समझ रहे ना, राइटर बगैर अपना रेफरेंस दिए हुए पूरी बात कहता है। आर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड्स, या वह उसकी जो अभिव्यक्ति होती है उसमें वो पर्सनल चीजें नहीं शेयर करता। आर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड विदाउट सेल्फ रेफरेंस, आर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड।
अपनी कोई भी बात डायरेक्ट वहां नहीं कहेगा, और ना ही जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा, सेल्फ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा या फीलिंग्स का। दूसरा है बैलड स्टैंजा। बैलड स्टैंजा क्या होता है? 4 लाइन्स की स्टैंजा को बैलड स्टैंजा, वही लिखा हुआ है। द कॉमन स्टैंजा फॉर्म इज अ क्वार्ट्रेन। बैलड का जो भी स्टैंजा फॉर्म होता है वह क्वार्ट्रेन होता है, जिसको आप कहते हैं 4 लाइन्स स्टैंजा। अल्टरनेट 4, इसमें कितनी लाइनें होती? 4, मतलब क्वार्ट्रेन मतलब 4 लाइन। अल्टरनेट क्वार्ट्रेन इन अल्टरनेट 4 एंड 3 स्ट्रेस लाइन। 3 लाइन्स जो क्या करेगी? स्ट्रेस लाइन होगी। उसमें 3 लाइन्स ऐसी होगी जो स्ट्रेसिंग होगा। यूजुअली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम, और जो राइमिंग होगा केवल सेकेंड और फोर्थ लाइन में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैलड की स्टैंजा फॉर्म का मतलब कि 4 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म, और ये जो 4 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म होगा उसमें दूसरी और चौथी लाइन क्या करेगी? राइम करेगी। 3 लाइन्स में स्ट्रेस होगा। यही 2 खासियत आपको ध्यान में रखना। केवल कौन सी लाइन राइम करेगी? सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। दिस इज द फॉर्म ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। कह रहे इस फॉर्म का यूज जो है सर पैट्रिक स्पेंस नाम के बैलड में किया गया है। और जो बैलड की खासियत है कि उसमें एब्रप्ट स्टार्टिंग होता है। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन स्टार्टिंग, विदाउट टेलिंग एनी बैकग्राउंड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओ नाइट व्हाट एन एल्डी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि नाइट बहुत दुखी है और वो बेचैन है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, तब जाके पूछा जाएगा नाइट क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया। सीधे क्वेश्चन किया जाएगा, एब्रप्ट स्टार्टिंग, सडन स्टार्टिंग। नरेटर थर्ड पर्सन नरेटर हमेशा होगा। स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होंगे। स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस वे फ्रेजेस होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा डराने वाले हो, टेरिफाइंग हो, डिस्मेइंग हो। जैसे जो है, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं कि किसी का उसका चेहरा इतना लाल जितना कि खून था, या उसका चेहरा खून जैसे लाल हो गया, तो अगर मैं इस तरह की बातें करता हूं, वह इतना गोरी थी, इतनी सफेद थी जितना कि व्हाइट मिल्क होता है। ये मैंने वहां पे एग्जांपल नहीं दिया, चूंकि सिंपल सा हमारी लाइफ में। तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं या डिस्क्रिप्शन का जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है? स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। उसमें रिफ्रेन भी होता है, रिफ्रेन पूछा जा चुका है। तो ये तीनों पॉइंट आपको मैं फिर से ले चल रहा हूँ। थर्ड पर्सन नरेटर, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, एब्रप्ट स्टार्टिंग, ये सब बैलड की खासियत है। रट लीजिएगा इसको, बार बार अब नहीं होगा कि फिर से फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वगैरह में बताया जाएगा। रिफ्रेन होता है। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? जब एक शब्द, एक लाइन के कुछ शब्द, क्लास या पूरी लाइन पोयम में एक से अधिक बार रिपीट की जाती है तो उसको रिफ्रेन कहा जाता है। रिफ्रेन मीन्स रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड मोर देन वन वर्ड, क्लास और अ होल लाइन इन द पोयम मोर देन वन टाइम इज नोन एज रिफ्रेन। जैसे हम लोग अल्लामा इकबाल का ब्यूटीफुल नज्म गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, तो ये लाइन पूरी पोयम में कई बार रिपीट की गई है। इसी रिपीटिशन को क्या कहा जाएगा? रिफ्रेन कहा जाएगा। जैसे ला बिली डेव सांस मर्सी में जो क्वेश्चन पूछा गया, ओ नाइट व्हाट एन एल बी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये लाइन एक से अधिक बार आई है, ये रिफ्रेन कहा जाएगा। इसके अलावा आपका क्या है? इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन वह रिपीटिशन होता है जब पूरा का पूरा स्टैंजा पोयम में रिपीट किया जाए तो क्या होगा? इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। रिफ्रेन तो केवल लाइन का, क्लास का, वर्ड का रिपीटिशन होता है। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन जब उसको इंक्रीमेंट किया जाए, इंक्रीमेंट होता है एक से अधिक बार उसको किया जाए। नेक्स्ट है ब्रॉड साइड बैलड। ब्रॉड साइड बैलड कहा गया इट वाज प्रिंटेड ऑन वन, या जी मैडम। हेलो सर। यस सर, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन मींस कि सर रिपीटेशन ऑफ स्टैंजा ओनली। या रिपीटिशन ऑफ स्टैंजा, रिपीटिशन ऑफ द होल स्टैंजा। ओके सर, थैंक यू सर। देन यू फाइंड कि ब्रॉड साइड बैलड है। ब्रॉड साइड बैलड की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉड साइड बैलड में इट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड। पहले होता क्या था
जैसे आपने कॉपी ले लिया, अगर आपने कॉपी लिया या किताब लिया या आपने एक पन्ना ले लिया, मेरी बात को ऐसे समझिए, अगर आपने एक पन्ना ले लिया, वो जो पन्ना होता है उस पन्ने में 2 पेज होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, एक अपनी शब्दों में मैं बता रहा हूं, एक पन्ना उसके 2 पेज होते हैं। एक तो आपका अपर साइड का पेज, दूसरा उसका लोअर साइड का या अपोजिट साइड का। या अगर आप एक किताब खोलेंगे, जब आप किताब खोलते हैं तो आपको 2 पेजेस हमेशा साथ में खुलेंगे। तो उसमें बैलेट जो लिखा जाता था, जिसको आप ब्रॉड साइड बैलेट कह रहे हैं, ब्रॉड साइड बैलेट की एक खासियत ये होती थी कि वह हमेशा एक साइड लिखा जाता था। तो इसमें लिखा गया इट वाज प्रिंटेड, ये जो प्रिंटेड होता था ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट, एक शीट पर केवल एक साइड में होता था। पहली खासियत तो ये होती है, ब्रॉड साइड बैलेट इज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट, नंबर 1 खासियत। दूसरा, डील विद द करेंट इवेंट, उसमें जो इवेंट होता था या जो समस्या होती थी, जिस टॉपिक को लेकर के डील किया जाता था, वह करेंट इवेंट होता था। और पर्सन और इशू, या तो उसमें करेंट इवेंट, पर्सन या इशू के लेकर के बात किया जाता था। एंड वाज संग टू अ वेल नोन ट्यून, और एक अच्छी लय में गाया जाता था। यहाँ डॉट लग गया, आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ कोई डॉट नहीं होगा। एंड वाज संग टू अ वेल नोन ट्यून, और एक अच्छी लय में उसको गाया जाता है। ये एक ब्रॉड साइड की बने, एक अच्छी धुन में, एक अच्छे संगीत के साथ, एक अच्छे सुर के साथ गाया जाता है। तो जो ब्रॉड साइड बैलेट होता है वह किसी शीट पर सिंगल साइड अकेले प्रिंटेड होगा, करंट इशू से, करंट प्रॉब्लम को लेकर के डील करेगा, और एक अच्छी धुन में, एक अच्छे संगीत के साथ उसको गाया जाता है। 16वीं सेंचुरी इंग्लैंड में भी यह शुरू हुआ था, और ज्यादातर इंग्लैंड की जो गलियां हैं, जब वहां पर, या जो गांव थे, स्ट्रीट माने गलियां, कंट्री का मतलब गांव, जो वहां में मेले लगते थे, फेयर्स माने मेला। तो जो 16वीं शताब्दी का इंग्लैंड था, वहां की जो गांव थे, वहां की जो गलियां थी, जब वहां पे मेले लगते थे, ज्यादातर उन मेलों में जो है, ग्रेट ब्रिटेन की उन मेलों में इस तरह के बैलेट को गाया जाता था, या उसकी झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लिटरेरी बैलेट। जो लिटरेरी बैलेट है, ये क्या है, एक डिफिनीशन पूछी जा चुकी है। अ नैरेटिव पोयम रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन, एक ऐसा पोयम जिसमें जानबूझ करके इमिटेशन किया जाता था। डिलिब्रेट माने नोइंगली, जानबूझ करके, इमिटेशन माने नकल करना। एक ऐसी पोयम जिसमें जानबूझ करके क्या किया जाता था, डिलिब्रेट इमिटेशन था। किसका इमिटेशन किया जाता था? फॉर्म का, लैंग्वेज का, स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट। ट्रेडिशनल बैलेट जो ओरल फॉर्म में होता था, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आधुनिक युग के राइटर्स हैं, जो रोमांटिक एज के राइटर्स हैं, जो एलिजाबेथन एज के राइटर्स हैं, उन्होंने मिडिवल एज का जो बैलेट, जो ट्रेडिशनल बैलेट था, जो पॉपुलर बैलेट था, जो फोक बैलेट था, उस बैलेट को उन्होंने इमिटेट किया, या उसके पैटर्न को इमिटेट किया, और उसी पैटर्न पर उन्होंने अपने दिमाग से कैरेक्टर को इन्वेंट करके, अपने दिमाग से किसी घटना को की खोज करके, उसको करके उन्होंने क्या किया, एक नए ढंग का बैलेट लिखना शुरू किया, जिसको लिटरेरी बैलेट कहा गया। तो लिटरेरी बैलेट इज द डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, लैंग्वेज, स्टाइल, पैटर्न ऑफ ट्रेडिशनल बैलेट। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि लिटरेरी बैलेट कोई नई चीज नहीं है, जानबूझ करके पॉपुलर बैलेट की सारी चीजों का इमिटेशन है, मतलब उसके लिखने के तरीके का इमिटेशन है। बाकी उसकी घटना, बाकी उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये राइटर के दिमाग की उपज होती है। लिटरेरी बैलेट की एक खासियत है, ये ओरल फॉर्म में लिटरेरी बैलेट नहीं होता, लिटरेरी बैलेट रिटन फॉर्म होता है। जैसे कीट्स का ला बेली डेम सांस मर्सी, कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। सो मैंने आपको इतना बताया, मुझे स्लाइड और दोबारा शेयर करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे जो है सेव कर लूं। या नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने सारा चीज नोट करा दिया, पहले मैंने लिखा, मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं दूसरे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एक चीज और है कि टीचमिंट ऐप पर पहले से टीजीटी और पीजीटी के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपको जब भी समय मिलेगा
आप उन सारे लेक्चर्स को सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, डेट वाइज और टॉपिक वाइज वहां पर है। अगर किसी दिन मैं क्लास नहीं ले पाता हूं तो ऐसा नहीं कि आपके पास मटेरियल नहीं, आप क्लास के लिए परेशान हो जाइए। रिकॉर्डिंग में सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, टीजीटी का भी पड़ा हुआ है, पीजीटी का भी पड़ा हुआ है। अगर आपको, इफ आई एम अनेबल टू टेक क्लास एनी डे, it does not mean that you have to go in relaxation situation, no, not at all, you have to do your job। इवन कुछ मैं वीडियोस भेजता हूँ यूट्यूब चैनल से ही, मेरे वहां से भी अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, वो चीजें रही। तो अगर किसी को इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो यू कैन जस्ट ओपन योर माइक एंड आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन, जिसमें मैं कुछ बैलेट का नाम लिखवाना चाहूंगा ताकि ये पॉइंट कंप्लीट हो जाए। नो सर, क्लियर है। क्लियर। लेट मी शेयर। या नाउ अब आपको जो कवर करना है, क्या करना है, एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेट आपको कवर करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेट, बैलेट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको कवर करना है। और जब आप इसकी बात करते हैं कि उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ये समझना है या ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो लिटरेरी बैलेट में मैं आपको बता रहा हूं कि लिटरेरी बैलेट के क्या क्या एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेट, तो सबसे पहले किसका एग्जाम्पल्स है, लिटरेरी बैलेट का। The first example is what? The first example is the example of literary बैलेट। या तो जो पहला एग्जाम्पल है वो कौन सा होगा, वो लिटरेरी बैलेट है। LITERARY, लिटरेरी बैलेट। ये जो लिटरेरी बैलेट है इसमें से दो आपने लिख लिया है, जिसमें से एक आपका कीट्स ला बेली डेम सांस मर्सी, डेम सांस मर्सी। दूसरा कॉलरिज COLRIDGES, कॉलरिज, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना, MARINER, मैरिना। GA बर्जर्स लेनोर, तीसरा GA बर्जर, BURGER GA बर्जर्स लेनोर, LENORE, लेनोर। गेटेस एल्कोनी, और जी ये बर्जस लेनोर 1774 में आया हुआ है। डेट अगर मिल रहा है किसी का तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये सब लिटरेरी बैलेट के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है गेटेस एल्कोनी, GEOTHE, इसका प्रोनाउंसिएशन गेटे होता है, गेटेस एल्कोनी, ERLKONING, KONIG।
नेक्स्ट है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो गया था। वॉल्टर स्कॉट्स प्राउड माइजी, वॉल्टर स्कॉट्स प्राउड PROUD प्राउड माइजी MAI या वॉल्टर स्कॉट्स का प्राउड MAISIE PROUD प्राउड माइजी MAISIE। अब बाकी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपको बता ही दिया गया है, किड्स का लाबिलिटी डेम सांस मर्सी बता ही दिया गया है, और वर्ड्सवर्थ VR7 वर्ड्सवर्थ VR7। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ VR7। डिड यू गेट इट? ये तो आपका किसका एग्जाम्पल था? इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी बैलेट। अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज करेंगे दैट इज अ पॉपुलर बैलेट, POPULAR। अगर ये पूछा जाता है एज की बैलेट सबसे ज्यादा किस एज में पॉपुलर हुआ, तो मेडिवल एज में ज्यादातर आया हुआ, मिडिल एजेस में। अच्छा, अब इसके बाद जो है जो आपका थॉमस पर्सी रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, नंबर 1 थॉमस पर्सी रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, RELIQUES रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। POETRY रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, ये थॉमस पर्सी का 1765 में। नेक्स्ट है फ्रांसिस जे चाइल्ड्स, फ्रांसिस जे चाइल्ड्स CHILD फ्रांसिस जे चाइल्ड्स इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट, पॉपुलर बैलेट, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट। इसका जो कलेक्शन हुआ है 1880, हाँ 82 से लेकर 1980। सर बताइए ये मैडम। बुक का नेम है इंग्लिश एंड कॉटेज पॉपुलर बैलेट। हाँ ये भी, और इसके पहले कभी एक कलेक्शन ऑफ बैलेट है, जो पहले ओरल बैलेट थे उन्हीं ओरल बैलेट को कलेक्ट करके रिटन फॉर्म दिया गया है। तो ये जो है ओरल बैलेट का कलेक्शन है, बाद में इसको कलेक्शन किया गया है। ऐसा नहीं कि इसको स्कॉटिश ने लिखा है, उन्होंने केवल तमाम बैलेट जो थे उसी को उन्होंने कलेक्ट करके उसका कलेक्शन लाया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है बर्ट्रांड, BERTRAND बर्ट्रांड H ब्रॉन्सन, Bertrand H. Bronson's The Traditional Tunes of the Child Ballad,
the traditional tunes, T-U-N-E-S, tunes of the child ballad, B-A-L-L-A-D, child ballad, 1959-1972, 4 वॉल्यूम में आया हुआ। आई थिंक यू गॉट इट। इतना सारी चीजें रही, मैं फिर से स्लाइड को ले चलता हूं। मैंने एग्जांपल्स देना शुरू किया है, एग्जांपल्स ऑफ बैलेड। लिटरेरी बैलेड पहला है जिसमें कीट्स का ला बेली डेम सांस मर्सी पॉपुलर, कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, J.E. बर्जर्स का लेनोर, गेटेस का एल्क्वानी, वॉल्टर स्कॉट्स का प्राउड माइजी, ये सब वर्ड्सवर्थ का VR7, ये सब जो है लिटरेरी बैलेड है। पॉपुलर बैलेड में जो होगा वो केवल कलेक्शन है। थॉमस पर्सीज का, ये पूछा जा सकता है, थॉमस पर्सीज का रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765, फ्रांसिस जे चाइल्ड का इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स, बर्ट्रांड एच ब्रांसन का द ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ द चाइल्ड बैलेड। सो आई हैव डन माई जॉब। अब आपका ये ड्यूटी है कि समय निकाल करके 10 से 15 मिनट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये कभी भूलेगा नहीं, अगर आज ही आपने रिवीजन कर लिया। और हफ्ते में एक दिन आपको पूरा लेक्चर रिवीजन करना चाहिए। जो मैं लिटरेरी टर्म में पढ़ा रहा हूँ या जो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ उसको कम से कम एक दिन हफ्ते में आपको पूरा रिवीजन करना चाहिए, तब वो जाके रहेगा मेंटेन। तो नाउ कंक्लूडिंग हियर, एंड आई डोंट थिंक कि अब हम लोगों को कोई ऐसा हो है या कोई क्वेरी भी नहीं होगा। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन से, यू कैन आस्क। नाउ मीट यू टुमारो, मीट यू टुमारो।